में हम स्टार्ट करेंगे बीएड का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो ये जो सब्जेक्ट है ना आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आप इंडिया का जो कंटेम्प्रेरी पार्ट है या जो अभी का जो पार्ट है उसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड कितनी भी चीज़ें हैं या क्या क्या चीज़ें किस तरीके से एडजस्ट की रही हैं या दी रही हैं, ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे। और इस सब्जेक्ट की ख़ास बात ये है कि इसके जो भी यूनिट्स वगैरह है ना, इससे ना केवल आप शिक्षा के बारे में बल्कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस या फिर आप कह लो सोसाइटी वाला जो पार्ट है ना वो भी काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर ना आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की तरह बहुत सारी थ्योरीज़ वगैरह नहीं पढ़नी होगी, बल्कि इंडिया से ही रिलेटेड इंडिया की पॉलिसीज़, उसका संविधान और उससे रिलेटेड एजुकेशन की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को, और यूनिट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन। तो जैसा कि यूनिट का नाम है वैसा ही इसके अंदर सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। सभी टॉपिक्स को पढ़ोगे और समझोगे तब आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ना पढ़ा हो या ना समझा हो। तो यहाँ पर मैं पूरा यूनिट आपको एक ही वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, और हर यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ वही पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करेंगे यूनिट को। नाम मैंने बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर भारतीय संविधान और शिक्षा की बात की जाएगी, और टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट होते ही ये कहता है कि कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का समवर्ती स्तर। ये जो टॉपिक है इसमें बात की जा रही है कि जो एजुकेशन जो विषय है, जो टॉपिक है, इसको हमारे इंडिया में देखो, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पॉलिटिक्स पढ़ी हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि इंडिया में 3 स्तरों पर जो है विषयों को बांटा गया है काम को करने के लिए। एक होती है केंद्र सूची जो इस सेंट्रल लेवल पर काम करती है, और राज्य सूची जो कि आप समझ ही रहे हो कि रीजनल यानी जो आपके स्टेट वाइज हैं वो काम करती हैं। और एक होता है समवर्ती सूची यानी ऐसे टॉपिक्स जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। तो बेसिकली जो टॉपिक है ना आपका ये वाला यूनिट 1 में, वो ये कह रहा है कि जो एजुकेशन है उसको कहाँ रखा गया है भाई। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या एजुकेशन को हमने केंद्रीय सूची में रखा है या फिर राज्य सूची में रखा है या फिर समवर्ती सूची में रखा है। तो किस तरीके से एजुकेशन को फिट किया गया है ये यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो देखिए 1976 में क्या हुआ था कि 76 से पहले क्या था कि शिक्षा न सिर्फ राज्य सूची का विषय था, यानी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी वही उस पर कानून बनाती थी या नीतियाँ बनाती थी, नए तरीके की स्कूल में चेंजेस लाने हो या कोई भी नया रूल लाना हो एजुकेशन से रिलेटेड। तो 1976 से पहले केवल कौन करता था, ये स्टेट गवर्नमेंट करती थी। अब इससे देखो क्या होता है, अगर हर स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से एजुकेशन पॉलिसीज़ लाएगी, अब जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, हरियाणा अलग से पॉलिसीज़ ला रहा है, पंजाब अलग से, दिल्ली अलग से, तो हर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है अपने अलग अलग पॉलिसीज़ लाएगी। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ एजुकेशन के स्तर पर अच्छी नहीं मानी जाती, बल्कि मानक होनी चाहिए एजुकेशन की, सभी को एक जैसी एक स्तर की अच्छी एजुकेशन मिलनी ज़रूरी है। तो क्या ये ठीक था कि एजुकेशन को हम सिर्फ राज्य सूची में रखें? तो नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। तो इसीलिए क्या किया गया कि 42वां संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया 42, और इसे क्या किया गया, समवर्ती सूची में ला दिया गया। समवर्ती सूची यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसको बनाएंगी, या एजुकेशन की संस्था में जैसे भी चेंजेस लाने हैं वो सारा ये दोनों मिलकर काम करेगा। ना केवल स्टेट गवर्नमेंट बल्कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी हैं, वो भी इसमें अपना योगदान देंगे। साथ ही साथ जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो भी मिलकर किसी भी एजुकेशनल पर्पज़ पर काम करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये किया भी इसीलिए गया था कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस विषय पर एक बेहतर यानी एक और अच्छी व्यवस्था जो है वो बना सकें। अब केंद्र और संघ सूची की अब मैं यहाँ पर बात करूँगी कि केंद्र सूची में क्या क्या बातें कही रही हैं और राज्य सूची में क्या क्या बातें कही रही हैं। तो केंद्र सूची की अगर हम बात करें तो उसमें 3 प्रविष्टियाँ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे प्रविष्टि 65 है जिसमें कहते हैं कि विशेष शिक्षा अनुसंधान होने चाहिए, रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च जो है जहाँ पर की जा सके।
और प्रविष्टि 66 कहते हैं कि उच्च शिक्षा और अनुसंधान यानी जो हमारे हायर एजुकेशन होते हैं उससे रिलेटेड भी रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए। प्रविष्टि 67 में कहते हैं कि स्थानीय और टीले भ्रमण जैसी चीज़ें कि बच्चों को आप विजिट पर ले जाओ और इस तरीके से भी शिक्षा को ग्रहण कराने के तरीके यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। वहीं अगर राज्य सूची की बात करें तो इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने पर उनको काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया है कि हर स्टेट गवर्नमेंट इस बात पर ध्यान दे रही कि हर एक बच्चा उनके राज्य का 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है वो विद्यालय ज़रूर जाए। जैसा कि DPSP में भी कहा गया है, अगर आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े होंगे तो आप DPSP मतलब समझते होंगे। अदरवाइज इसी यूनिट में आगे एक अलग से भी टॉपिक आएगा, वहाँ पर ये DPSP अलग से भी क्लियर हो जाएगा। तो भाई समवर्ती सूची में शिक्षा को रखने के निहितार्थ क्या थे, मतलब क्यों रखा गया या फिर रखने से क्या फ़ायदा हुआ। इम्पॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन ये डेवलप होता है यहाँ से कि क्यों जो शिक्षा विषय है उसे समवर्ती सूची में रखा गया। तो यहाँ से जो पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे वो मैंने यहाँ पर गिवन किए हैं और आपको पेपर में से पॉइंट्स लिखकर नहीं आना है, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन भी देनी है। तो यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं। तो बेहतर अनुसार लिख दिया यहाँ पे, एक ये कह सकते हो आपके बेहतर अनुरूप मिल सके शिक्षा को। दोनों मिलकर अगर कोई कानून या पॉलिसी बनाते हैं, स्टेट और राज्य गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट दोनों मिलकर अगर बनाती है तो एक बेहतर अनुशासन या अनुरूप या अनुसार जो है वो शिक्षा को मिलेगा। फिर मानकों में सुधार होगा। बिल्कुल पूरे देश के अंदर जितने भी स्टेट हैं या जितने भी राज्य हैं सभी के अंदर क्या होगा, उनके मानक तैयार कर दिए जाएंगे, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंट्रल लेवल पर हो। और अगर सेंट्रल लेवल से कोई बात कही जाती है तो वो पूरे इंडिया के राज्यों के लिए मान्य होती है। फिर आता है शिक्षा नीति में एकरूपता आनी चाहिए। बिल्कुल मान लो स्टेट गवर्नमेंट कुछ और ही कह रहा है और फिर केंद्र सरकार कुछ और ही कह रही है तो एकरूपता नहीं आ पाती वहाँ पर, तो समवर्ती सूची में रखने से एकरूपता यहाँ पर आ जाएगी। फिर धन का उचित उपयोग कर पाएंगे। अब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों मिलकर जो शिक्षा के लिए पैसा लगाना है वो मिलकर लगाएगी, तो बेसिकली हम शिक्षा में जो है अच्छा पैसा खर्च करेंगे और अच्छी जगह पर करेंगे। फिर बेहतर शिक्षा नीतियाँ या पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जा सकेंगी, क्योंकि स्टेट में जो लोग बैठे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं दोनों मिलकर यदि किसी नीति को बनाएंगे तो उसमें कमियाँ जो होंगी वो बहुत ही कम होंगी। तो ये सारे शैक्षिक निहितार्थ रहे कि शिक्षा को समवर्ती स्तर पर या सूची में क्यों रखा गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिसीज, एक्ट्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन। तो काफ़ी ज़्यादा इजी और इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें सीधा सीधा टॉपिक में ये कहा गया है कि शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी नीतियाँ, अधिनियम या फिर प्रावधान जो हैं वो आपको दिए गए हैं आपके संविधान में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे संवैधानिक प्रावधानों की। यहाँ पर न नहीं लिख पाया है, आप लगा लेंगे और स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से प्रावधान हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 28 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कहा गया है कि ये धार्मिक शिक्षा से संबंधित विषय है। इसमें जो है कोई भी अगर एक पर्टिकुलर धर्म है तो वो अपना एक प्राइवेट संस्थान खोलकर शिक्षा अर्जित कर सकता है, जैसे मदरसे वगैरह होते हैं। फिर अनुच्छेद 29 का कहा कहता है कि विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को आप बनाए रख सकते हो, अपनी जो मातृभाषा में है उसमें ही आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। अनुच्छेद 29 का ही 2 कहता है कि बिना भेदभाव ही सरकारी विद्यालय में सभी की एंट्री होगी। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक अपने संस्थान खोल सकते हैं। और उसके बाद अनुच्छेद 41 जो है वो DPSP स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और इसमें DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और ये कहता है कि राज्य अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा और रोजगार के अंदर काम करेगा। फिर अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य द्वारा SC ST OBC जो होते हैं हमारे अनुसूचित जाति जनजातियाँ होती हैं उनके शिक्षा में सहयोग करेंगे। अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। और इसके अलावा संविधान की 7वीं सूची में शिक्षा संबंधी उपबंध जो हैं वो काफ़ी सारे दिए गए हैं। और 86वां संशोधन करके अनुच्छेद 21A लिखा गया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री में और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखें तो इस टॉपिक के लिए इनफ होंगे, क्योंकि इसमें सारे प्रावधानों का जिक्र किया गया है जो शिक्षा से संबंधित हैं।
अब नेक्स्ट देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड सेगमेंट्स, यानी कि जो हाशिए पर और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं या अल्पसंख्यक है तरीके से कह लीजिए, उनके लिए शिक्षा किस तरीके से हमारे देश में संगठित की गई है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाशिए या फिर सामाजिक रूप से वंचित लोग कौन से हैं। तो अनुसूचित जाति हो गई, जनजाति हो गए, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, या महिलाएं हो गई, इन सभी को हम हाशिए पर या फिर सामाजिक रूप से वंचित वर्ग में रखेंगे। और इन सबको यदि हम रखते हैं वंचित वर्ग के रूप में देखते हैं, तो फिर इनकी शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय गवर्नमेंट की तरफ से करे गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनकर आता है। तो यदि इस पर क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से आंसर को प्रिपेयर करेंगे, उसके पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो शैक्षिक उत्थान के उपाय क्या है कि भाई ये तो अल्पसंख्यक हैं ही, ये तो वैसे ही सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इनको शिक्षा में आगे लाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहला स्कूली शिक्षा जो सहायता इनको प्रदान की जाती है। फिर आरक्षित सीटें, रिजर्वेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में भी और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये होता है कि कुछ सीट रिजर्व्ड होती हैं ऐसे लोगों के लिए जो सामाजिक रूप से वंचित हैं। या फिर आप गर्ल्स कॉलेज या स्कूल्स भी देखेंगे जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स ही जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए की गई हैं। छात्रवृत्तियाँ यानी स्कॉलरशिप्स मिलती है इनको। आपने अपने स्कूल टाइम पर भी देखा होगा कि SC ST वालों को कहीं ना कहीं फॉर्म फिल किए जाते थे और फिर उनको पैसे दिए जाते थे। व्यावसायिक शिक्षा में भी आरक्षण है। जैसे अगर आप आगे चल के पढ़ाई करते हैं, अगर ऐसे वर्ग जो सामाजिक रूप से वंचित हैं या हाशिए पर हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं या व्यावसायिक शिक्षा करना चाहते हैं, चाहे वो MBBS की डिग्री हो या कोई और व्यावसायिक डिग्री हो, तो वहाँ पर जो इनको सीट रिज़र्व करके दी जाती है। साथ ही साथ स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं। उसके बाद जो विदेश में अगर ऐसे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं तो कौन उठाता है खर्चा? देश की गवर्नमेंट उठाती है। फिर यात्रा भत्ता भी इनको दिया जाता है कि ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो भी इनके लिए अवेलेबल कराया जाता है कम पैसों को लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, और आर्टिकल्स इन्होंने खुद ही बता रखे हैं कि कौन कौन से आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 30 एंड 51 का या फिर ए कह लीजिए। तो इसके फालतू हमें अपने अनुच्छेदों को लेकर नहीं जाना है। जितने आर्टिकल्स आपके टॉपिक में सिलेबस में दिए गए हैं सिर्फ उसी को क्लियर हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अनुच्छेद 14 को, जो कि कहता है कि कानून के सामने आप सभी समान हैं, सभी को एक रूप से या एक निगाह से देखा जाएगा, या फिर इसे हम विधिक सहायता या समान संरक्षण भी कहते हैं। तो ये जो 14 है अनुच्छेद, आपको बेसिकली समानता का अधिकार देता है, वो चाहे शिक्षा के संबंध में हो। तो अगर आप कानून के पास जाते हैं और आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जो समानता के विरुद्ध है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आपके मौलिक अधिकार होते हैं, जिसमें से कि अनुच्छेद 14 भी है, इसके लिए आप न केवल हाई कोर्ट्स या फिर जो जिला न्यायालय, छोटे न्यायालय होते हैं, बल्कि आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 15 की बात करें तो ये धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव आपके साथ होता है, चाहे शैक्षिक संस्थान या कहीं भी, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। मतलब जितनी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, किस जाति से हैं, लड़का है, लड़की हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उस फॉर्म को भरने के लिए रेडी हैं, चाहे वो IAS का फॉर्म हो या किसी चपरासी का ही फॉर्म क्यों ना हो। तो ये समानता भी आपको दी गई है। अनुच्छेद 30 की बात की जाए तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों के बारे में कहा गया है कि वो अपने शैक्षणिक संस्थान जो है वो खोल सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और अनुच्छेद 51A की बात करें तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, और जिसमें ये कहा गया है कि जो माता पिता है उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को कहाँ भेजें? विद्यालय भेजें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये केवल कर्तव्य हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी प्रकार का कानूनी सहायता प्राप्त होगा।
नेक्स्ट जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि आपके पॉलिटी के लिए, पॉलिटिक्स जो होती है आपकी, या फिर पोल साइंस कह लीजिए, उसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीटेट, केवीएस, DSSS कहीं भी कोई भी फॉर्म टीचिंग से रिलेटेड फिल कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जनरल जो स्टडीज़ होती है ना आपकी, GS का पार्ट बन जाता है। अब जो DPSP है, इसी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, और यहाँ पर हिंदी में इसको कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये जो होते हैं ना, न्यायालय जाने योग्य नहीं है परंतु शासन के लिए मौलिक है। मतलब इनमें कुछ ऐसे अधिकार दे रहे हैं जो आपको यदि ना मिले तो आप कोर्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन ये माना जाता है कि इसको फॉलो किया जाए। सरकार आपसे ये अपेक्षा करती है कि आप इसको फॉलो करें। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 36 से 51 है। अगर आप संविधान की किताब खोलेंगे तो वहाँ पर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपको DPSP के जो भी अधिकार वगैरह हैं वो मिलेंगे। और ये जो है हमें आयरलैंड के संविधान से मिले हैं या हमने लिए हैं। आपको पता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो बाकी के देशों से संविधानों से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लेकर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एजुकेशनल एग्ज़ाम में कि DPSP या फिर राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से। इसमें कहा जाता है कि भाई जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य है, इसीलिए इसको लाया। आप कहोगे जब हम कोर्ट में जा ही नहीं सकते तो ये अधिकार दिए क्यों गए हैं? तो ये सिर्फ इसलिए है कि जन कल्याणकारी राज्य जो है वो बनाया जा सके। अब मैं एक एक करके आपको सारे 36 से लेके जितने भी DPSP के अनुच्छेद हैं वो सारे यहाँ पर बताऊंगी। आप सारे तो याद नहीं रख पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप 2-4 तो ज़रूर याद रखें ताकि पेपर में मॉडिफाई करके चीज़ों को लिख सकें। तो अनुच्छेद 36 से स्टार्ट करेंगे। 36 में सबसे पहले राज्य की परिभाषा और वर्णन किया गया है कि राज्य है क्या। यहाँ पर ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके अंदर राज्य है क्या, ये मैं आपको बता देती हूँ। राज्य से रिलेटेड सिर्फ स्टेट से नहीं है कि आप कह लो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब स्टेट है। ये सिर्फ यही स्टेट नहीं है, इवन इसके अंदर जितनी भी एक तरीके से जैसे आप कह लो रेलवे, ये अपने आप में स्टेट हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो बड़े बड़े संस्थान हैं जो अपने आप अपने नियम बनाते हैं या चलाते हैं, बड़े बड़े जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा रिवेन्यू मिलता है, ये सब स्टेट के अंदर आएंगे। तो ये जो इस अंदर नियम दिए गए हैं इन्हीं स्टेट्स को फॉलो करने के लिए बनाए गए हैं कि आप सब इनको फॉलो करें। अगर आप फॉलो नहीं भी करेंगे तो आपके ऊपर सरकार कुछ नहीं कर सकती है, न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, बट सिर्फ उम्मीद की जाती है कि अगर आप स्टेट हैं, आपकी बहुत बड़ी संस्था है, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो यही है 36 में। और फिर 37 में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है, मतलब आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो नीचे जितनी भी चीज़ें आपको दी रही हैं वो सिर्फ मानने के लिए हैं, मानो या ना मानो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार द्वारा ये उम्मीद की जाती है कि आप इनको मानो। फिर 38 में कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। 39 कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करो। 40 में ग्राम पंचायत वो बनाने के लिए बात कही रही है। 41 रहता है कि काम, शिक्षा व लोक सहायता जो है वो प्रदान करो। फिर 42 कहता है कि काम की मनोचित दशा होनी चाहिए, प्रसूति सहायता दो। मतलब अगर आप स्टेट हो, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उनको अच्छी जगह दो जहाँ पे वो काम करे। और प्रसूति सहायता यानी अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उनको छुट्टियाँ दो, उनके पैसे मत काटो, ये सारी बातें कही रही हैं। फिर 43 रहता है निर्वाह मजदूरी भागीदारी, कि इतना तो पैसा दो किसी मजदूर को कि वो अपना घर चला सके। 44 है सामान्य नागरिक संहिता, यानी कि सभी के लिए एक जैसी नागरिक संहिता बननी चाहिए। फिर 45 कहता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। और आई एम सो सॉरी, 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की रही है। और आप कहोगे तो फिर इसके लिए तो हम न्यायालय नहीं जा सकते, तो नहीं, आप इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 21A भी अधिकार है जिसके लिए तो आप न्यायालय जा सकते हो। तो ये तरीके से आपका न्यायालय जाने वाला अधिकार है। फिर 46 में SC ST OBC के हित के लिए काम करो कहा गया है। फिर 47 कहता है कि स्वास्थ्य सुधार के काम करो। 48 पर्यावरण का संरक्षण करो, पेड़ मत काटो, धुआं मत करो। 49 में है राष्ट्रीय वस्तु संरक्षण की, जितने भी हमारे मोनूमेंट्स होते हैं जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो ये इसे गंदगी मत करो, इसे गंदा मत करो। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका वो अलग किया गया है कि न्यायपालिका जो हमारा है जजमेंटल जो है जुडिशरी सिस्टम है, इसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है।
तो वो एकदम अलग से फ्री हैं। और 51 लास्ट जो अनुच्छेद है वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखो। तो ये सारे हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे जो हमारे गवर्नमेंट में या फिर संविधान में लिखे गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, अब इस यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो 2009 में ये अधिनियम पास किया गया था बेसिकली, इसीलिए इसका नाम जो है 2009 डाला जाता है साथ में। ये सभी वर्ग 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बेसिकली फोर्स करता है। वैसे तो ये 4 अगस्त 2009 को ही लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, क्योंकि देखो 1 अप्रैल से ही सेशन स्टार्ट होता है ना स्कूल्स वगैरह का, तो फिर तब तक 2010 आ गया था। तो वैसे आप इसको याद रखेंगे। अब जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो है RTE की विशेषताएं, यानी ये जो आपको राइट टू एजुकेशन दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। पेपर में यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो निःशुल्क और अनिवार्य है, पहली बात तो इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा और फिर आपको आना ही आना है। स्थानांतरण का अधिकार, कि आप स्कूल से दूसरे स्कूल माइग्रेशन करवा सकते हो किसी भी रीज़न से। फिर राज्य सरकार इसमें कर्तव्य होनी चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसमें पूरा साथ देगी। अभिभावक का कर्तव्य भी कि सभी पेरेंट्स ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चे 6 से 14 साल के हैं तो वो स्कूल जाएं। फिर साधारण प्रवेश प्रक्रिया, जो प्रोसेस है एडमिशन का वो बहुत ही नॉर्मल रखा गया है। प्रवेश हेतु आयु का सबूत यहाँ पर चाहिए होगा। प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता कोई भी स्कूल हो चाहे। उसके बाद शारीरिक और मानसिक दंड आप नहीं दे सकते बच्चों को। और विद्यालय के मान और मानकों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और छात्र शिक्षक की अनुपात जो है वो 40 पर 1 जो शिक्षक है वो होना चाहिए, मतलब 40 स्टूडेंट पर 1 टीचर होना अनिवार्य है। तो ये सारी विशेषताएं हैं हमारी 2009 की जो शिक्षा अधिकार हमें प्रदान किया गया है। तो ये आपका यूनिट 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और ये पूरा यूनिट आपने देखा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों को बताया गया है जो इस शिक्षा से रिलेटेड है, और पॉलिसीज़ के बारे में बात की गई थी इस यूनिट में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। और ना केवल ये आपके BEd के लिए बल्कि एजुकेशनल जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ना वहाँ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप BEd का सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे ना तो यकीन मानो कि आपकी 80% 90% तैयारी जो है ना एजुकेशनल और कॉम्पिटिटिव की यहीं से हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कि पढ़ाना क्या है, और पढ़ाना क्या है इसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो हो गया ना यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा तैयारी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपका यूनिट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है।